हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज के इस वीडियो में हम आरबीएसई बोर्ड की हाफ ईयरली एग्ज़ाम के इंग्लिश के पेपर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो क्लास 12th का रहेगा ये एग्जामिनेशन 2021 हाफ ईयरली। तो टाइमिंग रहेगा 2 घंटे 45 मिनट का, मार्क्स हैं 60 और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यूज़। आपके 6 एमसीक्यूज़ विस्टाज में से पूछे जाएंगे। तो हमने यहाँ पर 3 एमसीक्यूज़ लिए हैं और बाकी जो ग्रामर है ना, जिसमें क्लॉज है, सिंथेसिस है, फ्रेजल वर्ब है, प्रेपोजिशन है, उसके बाद में जो अपनी फ्लेमिंगो बुक है उसमें से एक पैसेज आएगा, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद में जो एक्सप्लेनेशन है पोइट्री में से उसको भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज है, व्हाट डिड सदाउ डिसाइड अबाउट द मैन। सदाउ ने उस आदमी के बारे में, है ना, जो यूएस नेवी का जो मैन था उसके बारे में क्या डिसाइड किया था। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए है टू लेट हिम डाई, उसे मरने दिया जाए। ऑप्शन बी टू ऑपरेट, उसका ऑपरेशन किया जाए। ऑप्शन सी सट इन अ रूम, उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाए। या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो, या फिर ये सारे। तो आपको ध्यान है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी टू ऑपरेट। ये हमने जो हमारा लास्ट जो वीडियो था उसको कंटिन्यू किया है, ठीक है ना, यहाँ से, क्योंकि पिछला वीडियो हम पढ़ चुके हैं। अब पहला भाग आपने अगर नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, What did Hana ask Yumi to do? हाना ने यूमी से क्या करने के लिए कहा था। ऑप्शन ए टू वॉश द मैन विथ हॉट वाटर। ऑप्शन बी टू फीड द वाइट मैन। ऑप्शन सी टू किल द वाइट मैन एंड ऑप्शन डी टू गिव मेडिसिन टू द वाइट मैन। कि उस वाइट मैन को उसे धोना था गर्म पानी से, या फिर उसे भोजन कराना था, या फिर उसे मारना था, या फिर उसे मेडिसिन देनी थी। तो आपको पता है कि उसने उसे वॉश करने के लिए कहा था, गर्म पानी लाया था और उसे धोने के लिए कहा था, लेकिन यूमी ने उसे हाना को मना कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टू होम डिड सदाओ गो। सदाऊ कहाँ गया था। ऑप्शन ए टू डॉक्टर, ऑप्शन बी जनरल, ऑप्शन सी फॉरेनर एंड ऑप्शन डी पुलिस। तो सदाऊ जो है वो जनरल के पास गया था, उसे वहाँ पर बुलाया गया था। ओके, नेक्स्ट अब हमारा आता है ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर का पोर्शन पहली बार 12th में जो है वो शामिल किया है। तो यहाँ पर ग्रामर के 4 चैप्टर्स डाले गए हैं। पहला है क्लॉज, फिर है सिंथेसिस, फिर है फ्रेजल वर्ब एंड फिर है प्रेपोजिशन। प्रत्येक चैप्टर 2-2 नंबर का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे जो क्लॉज वाला चैप्टर है उसको, ठीक है। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इनको जोड़ना है। ओके, ये जो पीछे एक शब्द दिया हुआ है, इस शब्द को प्रयोग करते हुए हमें इन सेंटेंसेस को जोड़ना है। ये क्लॉज वाले चैप्टर से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, इट इज़ इम्पोर्टेंट यू गेट अप अर्ली। तो यहाँ 2 सेंटेंस हैं, इन दोनों को जोड़ करके क्लॉज है, इनको जोड़ करके हमें एक सेंटेंस बनाना है, दैट का प्रयोग करना है। तो ये दैट से इस प्रकार जुड़ेगा। आंसर आपको लिखना है, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू गेट अप अर्ली। तो दोनों को मिला करके आपको एक करना है और दैट का प्रयोग करना ध्यान रखिएगा। और कोष्टक में आपको जो वर्ड मिलेगा उसका प्रयोग करते हुए आपको इन दोनों सेंटेंसों को मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सी विल कम, इट इज़ अनसर्टेन। तो ये भी 2 सेंटेंस है, इन दोनों को जोड़ना है वैन का प्रयोग करते हुए। तो इसको इस तरीके से जोड़ेंगे, वैन सी विल कम इज अनसर्टेन। ओके, वह कब आएगी ये अनिश्चित है, पता नहीं है। तो ये दोनों को जोड़ करके हमने एक कर दिया। ओके, तो ये तो हो गया अपना क्लॉज वाला चैप्टर। नेक्स्ट है, ये जो सेंटेंसेस हैं, ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये सिंथेसिस वाले टॉपिक से लिए हैं। सिंथेसिस में क्या करना है कि 2 सेंटेंसों को जोड़ करके या तो आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, या फिर आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, या फिर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कंबाइन ईच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। तो ये दोनों सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। 3 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। तो इसको जोड़ करके हमें बनाना है, ही टूक अ रेस्ट एंड ही टॉट मी इंग्लिश। दोनों को जोड़ करके हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, हैविंग टेकन रेस्ट ही टॉट मी इंग्लिश। तो इस तरीके से ये बनेगा आपका सिंपल सेंटेंस। अब ये कैसे बनते हैं, ये ग्रामर का हम अलग से टॉपिक लेंगे, वहां पर सारी ग्रामर समझेंगे, अभी केवल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ही हैज सम ड्यूटीज ही मस्ट परफॉर्म देम।
तो इन दोनों को जोड़ करके भी हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। एक सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है और उसका एक प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस इन दोनों को मिला करके, हालांकि दोनों सिंपल ही हैं लेकिन दोनों सिंपल को मिला करके हमें एक सिंपल बनाना है। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको ही हैज़ सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। तो मैंने बताया कि सिंपल सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पर देखिए पूरे दोनों को जोड़ करके एक ही सब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया और बाकी वाला भाग इसका प्रेडिकेट हो गया। इसको डिटेल में ग्रामर वाले पोर्शन में समझेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब हम लेते हैं फ्रेजल वर्ब वाला चैप्टर। प्रत्येक चैप्टर जो है वो 2-2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज फॉर्मिंग देम विद द हेल्प ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब आपको जो ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है उस वर्ब का प्रयोग करके आपको ये खाली जगह भरनी है। तो यहाँ पर देखिए कॉलेरा में इन द सिटी और वर्ब है ब्रेक। तो यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब बनानी है। क्या वर्ड भरा जाए, क्या फ्रेजल वर्ब यूज़ करें कि अपना सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कॉलेरा जो कि हैजा होता है, जिसे इंग्लिश में हिंदी में हम हैजा कहते हैं, बीमारी है। तो कॉलेरा में ब्रेकआउट इन द सिटी। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी बीमारी का या फिर आग का अचानक लग जाना, किसी बीमारी का अचानक से फैल जाना, उसे ब्रेकआउट कहते हैं। तो यहाँ पर यह संभावना जताई गई है कि शहर में कॉलेरा अचानक से फैल सकता है। तो ब्रेक जो है इसमें हम आउट लगाएंगे तो ये हो जाएगा ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक फैल जाना, किसी बीमारी का अचानक फैल जाना या फिर अचानक आग लग जाना। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ब्रेकआउट। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ 9 PM, द मैरिज पार्टी हैज़ नॉट येट टर्न। अब यहाँ पर देखिए 9 बज गए हैं और अभी तक मैरिज पार्टी नहीं आई है। टर्न अप का मतलब होता है पहुँचना या बुलावा आना। तो इसका सेंटेंस इसको हम कंप्लीट करेंगे, इट इज़ 9 PM, द मैरिज पार्टी हैज़ नॉट येट टर्न अप। ये शब्द आपको मिलेगा, ठीक है ना, जैसे ब्रेक मिलेगा, टर्न मिलेगा, लेकिन आपको ये फ्रेजल वर्ब बना करके इसको भरना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और ये है प्रेपोजिशन से रिलेटेड। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। तो सही उचित प्रेपोजिशन का प्रयोग करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, सी इज डाइविंग द पुल। अब यहाँ पर देखिए कि डाइविंग का मतलब आपको पता होगा गोता लगाना, है ना, बाहर से अंदर की तरफ जाना है। तो यहाँ पर बाहर से अंदर की तरफ गति हो रही है तो वहाँ पर जो है वो इनटू आता है। प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब बाहर से कोई चीज़ अंदर की ओर गति करती है, जैसे बाहर से घर के अंदर जाना या फिर जैसे इसमें पुल में कूदना, तो बाहर थी और बाहर से उसने अंदर डाइव किया है तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट 2 नंबर है, ही ऑलवेज एम्स गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हिज बिजनेस। अब आपको पता होगा कि कुछ हमने फिक्स्ड प्रेपोजिशंस किए थे, हमने पिछले 2 वीडियो जारी की हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन होते हैं उसमें वो फिक्स रहते हैं, उनके साथ उसी का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर एम्स है ना, एम्स, तो एम एट, एम के साथ हमेशा एट लगता है और इसका अर्थ होता है लाभ कमाना, मुनाफा कमाना। तो ही ऑलवेज एम्स एट, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ही ऑलवेज एम्स एट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हिज बिजनेस। वो हमेशा अपने बिजनेस से जो है वो मुनाफा कमाने पर उसका ध्यान रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको पैसेज पढ़ना है और उसके बाद में नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। ये आपकी बुक्स में से लिया गया है। कल हमने जो पैसेज किए थे वो तो अनसीन पैसेज थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका अनसीन पैसेज का, लेकिन बाद में आपके जो प्रोज सेक्शन है उसमें से आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो, वहाँ से एक सीन पैसेज भी पूछा जाएगा, यानी किताब में से एक पैसेज आएगा, उसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. अब आपने जैसे ये पढ़ा, इतना तो पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि ये कौन से वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना, आपको याद आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। I have not been there long when came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" With that, he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned, when my feet hit the bottom, I will jump up. Okay, तो ये जो है
डीप वाटर चैप्टर से लिया गया चैप्टर है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला है हाउ वॉज द पूल्स बॉटम, उस पूल का बॉटम कैसा था। तो यहाँ पर देखिए ये पहली लाइन है, द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। तो उसका बॉटम कैसा था, टाइल्ड था और बिल्कुल वाइट था। तो यहाँ पर लिखेंगे द बॉटम वॉज टाइल्ड एंड एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, बाथटब के समान साफ और एकदम स्वच्छ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है Why did he sit at the side of the pool? वो पुल की साइड पर क्यों बैठा था। तो यहाँ पर आपने देखा ना, जैसे हमने पढ़ा था कि वो अकेला था और अकेला वो अंदर नहीं जाना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. वो अकेला नहीं जाना चाहता था, वो दूसरे लोगों की वेट करना चाहता था। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा he was waiting for others when he sat on the side of the pool. नेक्स्ट है how was the boy, वो बॉय कैसा था, वो लड़का कैसा था, जो आया था ना बिग ब्रूजर, उसकी बात हो रही है। तो द बॉय वॉज 18 years old, हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट एंड रिपलिंग मसल्स। ये सारी चीजें ऊपर वहां पर पैसेज में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है वट डिड द बॉय डू, उस लड़के ने क्या किया। आप ध्यान से पढ़िएगा, पेपर सेम टू सेम आपका इसी प्रकार का आएगा, हाफ ईयरली में भी सेम आएगा और आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे आपको आंसर देने हैं, आपको बोर्ड में टॉपर कैसे बनना है, किस तरीके से अच्छे नंबर लाने हैं। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसी प्रकार के प्रश्नों की तो निश्चित तौर पर आपको 100% सफलता मिलेगी और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आप लाएंगे। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हमने इंग्लिश के साथ हिंदी अनिवार्य और पॉलिटिकल साइंस से हिस्ट्री के और हिंदी ऑप्शनल के मॉडल पेपर्स भी जारी किए हैं। आप लोग देखिएगा हाफ ईयरली के लिए और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए। तो इसका आंसर रहेगा कि द बॉय पिक्ड हिम अप एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड आउट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू फुल ऑफ फियर, भय से ज़्यादा भयभीत हो गया, पूरी तरह से भयभीत हो गया, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे फ्राइटेंड। ये आपको पैसेज में से अर्थ जो है वो वर्ड जो है वो ढूंढने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा फाइंड आउट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू ब्रेव। तो ब्रेव का अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है टिमिड, जो कि इस पैसेज में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो पैसेज था ये तो हो गया कंप्लीट। अब आपके जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें से कुछ शॉर्ट टाइप आंसर्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो वो हम यहाँ पर अभ्यास करते हैं। उसका क्वेश्चन है व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, लेखक ने ये क्यों कहा है कि गार्बेज उनके लिए गोल्ड है। तो यहाँ पर आंसर लिखना है कि गार्बेज इज द ओनली सर्वाइवल फॉर देम, क्योंकि कचरा ही तो है ना, गार्बेज ही तो उनके लिए सर्वाइवल है, उनके जीवित रहने का एकमात्र जरिया है। दे सर्च समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल इट फॉर अ लिटिल मनी, तो थोड़े से पैसे के लिए वो इसे बेचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 Why did Franz went to spend his day by running away from school? फ्रेंड्स उस दिन स्कूल से बाहर रह करके अपना दिन क्यों व्यतीत करना चाहता था। तो पता होगा आपको, उसने कहा था कि बाहर का वातावरण कितना साफ स्वच्छ था, है ना। फ्रेंड्स वॉज अट्रैक्टेड बाय द चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स एट द एज ऑफ द वुड्स एंड साइड ऑफ पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन अ ओपन फील्ड, कि जो जंगल था, जंगल के बाहरी किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे, पर्शियन सोल्जर्स वो जो है उन खुले मैदानों में ड्रिलिंग कर रहे थे और दिन बड़ा साफ था और चमकदार था। तो ये सारी चीज़ें उसे प्रलोभित कर रही थी दिन बाहर व्यतीत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजा विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो ये अब हमने एक स्टेंजा लिया है पोएट्री सेक्शन में से, इसको विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो हम स्टेंजा पढ़ लेते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes। तो अब आपको पता चल गया होगा ये स्टेंजा किस पोएम से लिया गया है ना। आपको याद होगा जो क्लासरूम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, तो वहाँ से ये स्टेंजा लिया गया है। सबसे पहले तो हमें आपको लिखना है रेफरेंस। ध्यान दीजिएगा, रेफरेंस में दो चीज़ें लिखी जाती है, उस पोइम का नाम और उस पोइट का नाम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। तो ये आपने पोइम का नाम लिखना है और फिर उसके बाद में पोइट का नाम लिखना है, ये रेफरेंस में लिखा जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। The poet is describing the deplorable condition of the children in a slum school. He is talking about two children, a boy and a girl.
टू गिव अ पिक्चर ऑफ देयर कंडीशन। तो इसमें ये लिखना है संक्षिप्त में कि इसमें पूरा का पूरा जो वर्णन हमें करना है एक्सप्लेनेशन में, उसका सारांश 2 लाइन में लिखना है। तो यहाँ पर बताया है कि इनकी जो खराब स्थिति थी उसके बारे में कवि ने यहाँ पर बताया है और एक लड़के और एक लड़की का उदाहरण दिया है। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे कि द स्कूल विच दीज चिल्ड्रन अटेंड इज फार अवे फ्रॉम द सी इन विच वेव्स राइज हाई ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। इट इज सिचुएटेड इन अ स्लम एरिया वेर पुअर पीपल लिव इन अ डर्टी सराउंडिंग्स। दीज चिल्ड्रन आर नेग्लेक्टेड बाय सोसाइटी. Their faces look like rootless weeds and their hair are scattered over their pale skin. A girl who is tall keeps her head bent down. She is exhausted and ill. Then there is a boy who is thin like paper. His eyes resemble those of a rat. He seems permanently hungry. तो यहाँ पर एक लड़के और एक लड़की का उदाहरण देकर के कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी कंडीशन को समझाया है। ठीक है, तो ये अब आज के इस पेपर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। और कैसा लगा आपको? अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, मित्रों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा और इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।